अस्सलाम इस वीडियो में बात करनी थी मैंने रिसेंटली एक वीडियो लगाई थी ALTN के बारे में कि वो हाईएस्ट डिविडेंड स्टॉक ऑफ 2025 बन गया। तो उसकी रीज़न ये भी थी कि उसकी कुछ वजूहत जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया था, और वो उसकी बेस पे काफ़ी लोगों ने उठाया भी और काफ़ी लोगों ने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब बाई करके सेल कर दिया फ़ौरन। उसका कैप लगा नहीं, लगा थोड़ा सा, 2-3 कैप भी नहीं प्रॉपर लगाया उसने। 25-27 तक गया, उसके बाद टूट गया कैप। जब उसकी स्टोरी पता लगी कि जी उसका कोई एक जो शेयर होल्डर है मेन, उसने अपने एसेट्स बेच दिए हैं, उसकी वजह से टूट गया। अब मुझ जैसा बंदा जिसने 25.60 का बाई किया हुआ था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने नहीं बेचा। मैंने कहा यार मैंने बाइंग कर ली है और अब एक इस डिसीजन पे चलते हैं। एक तो रीज़न यहाँ पे ये भी आती है कि जब आपने एक स्टॉक को बाई कर लिया तो आप उस डिसीजन पे टिक जाओ, बुक लॉस ना करो। 25 का लिया, 23 का बेच जाता, 24 का भी हुआ तो मैं चाहता तो मैं वापस बेच के 1.60 का मैं नुकसान कमा लेता, लेकिन मैंने कहा यार अब होल्ड कर लो। और बड़े लोग कह रहे थे जी आपने किधर हमें फंसा दिया। यार देखो IPPs जो है ना, इसके पीछे ना बहुत 4 बड़े मगरमच्छ हैं। 5 मगरमच्छ थे, अब 4 रह गए। 5वां मगरमच्छ अल्लाह के पास चला गया, परवेज़ मुशर्रफ। 4 में से एक और है, वो भी चला गया, बेनज़ीर, वो भी चली गई। अब 2 तो चले गए, बाकी 2 रह गए। अब नवाज शरीफ और जरदारी का जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था IPPs के साथ कि ये हमारे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान को बिजली बना के देंगे, और इनका एक रेट सेट है, बिला ना का जो मर्जी डॉलर का रेट सेट हुआ हो। अब ये हुकूमतें जब आती हैं ना पाकिस्तान में, मतलब जब इनकी हुकूमतें बनती है, ये पार्टी जब आती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि डॉलर के रेट को स्टेबलाइज़ करते हैं। उस डॉलर के रेट को स्टेबलाइज़ करके इनको IPPs का नुकसान नहीं होता। उसकी बेस पे IPPs की जो कंपनीज होगी, जिसमें कैपको होगी, आपकी एल्ट्रन होगी, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, ये लोग क्या करते हैं, डिविडेंड अच्छा अनाउंस कर देते हैं। उसके बाद बेस पे आवाम फ़ायदा उठा सकती है, और ये समय भी उठाता हूँ। मैं कैपको काफ़ी देर का उठाया हुआ था, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। एस सैफ पावर मैंने बहुत लंबा उठाया था, मतलब मैं 4-5 साल तक होल्ड किया था और मैंने काफ़ी डिविडेंड्स कमाए थे। अब ALTN एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी डिविडेंड की बेस पे, तो मैंने कहा यार डिविडेंड चाहिए तो भाई बाय कर लो। अगर तो आप लोग कहते नहीं यार इसने गिर जाना है, यार देखो स्टॉक का कुछ पता नहीं होता, किसी टाइम भी किसी कंपनी का कोई भी छक्का लग जाता है। अब आल्ट्रन का कह रहे जी फ्यूचर अच्छा नहीं है, ये पिछले 5 साल से मैं लोगों से सुन रहा हूँ। ये 47 तक भी गया था, ये 20 का भी आया, 18 का भी हुआ था, 12 का भी हुआ था, अब ये 14 का हो जाएगा एक्स के बाद, या 10 का, कोई कमेंट में कह रहा था 8 का भी हो जाएगा, हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जो मेन मकसद है, आपने क्या करना है, एक पैसिव इनकम लेनी थी, वो आपने ले लिया, आपने एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल लिया बीच में से। तो आपका एक एम चल रहा था कि आपने डिविडेंड लेना था, तो आप उस डिविडेंड की तरफ चलो ना। दूसरा मैं ये कह रहा था, ठीक है काफ़ी लोगों ने आपने फंसा दिया। यार देखो अब जो कंपनीज है जो डिविडेंड दे रही हैं वो काफ़ी हाई रेट है। मतलब आप UPL की मिसाल ले लो, वो 400 के पास फिर रहा है और 11 रुपये दिया, तो वो तो वर्थ बाइंग नहीं बनता। लेना है तो फिर POL ले लो, जो देगा भी आपको 70 रुपये देगा, कंफर्म देगा। 70 नहीं तो 55 रुपये तो देता ही देता है, वो एक अच्छा है इस लिहाज हिसाब से। और अभी आज के दिन में मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट ये लोग उठाएंगे, क्योंकि डेडिकेशन आ रही दुबई से, तो उन्होंने मार्केट उठानी, तो अभी प्रॉफिट बाइंग भी कर सकते हैं आप। और अब ये जो जिन्होंने उठा लिया, जैसे मेरे जैसे बंदा से लेकर रख लिया, अब आप चुप करके इसको 1.5 साल लेकर रख लो, इसने अगले साल फिर कुछ ना कुछ दे देना। ना भी दिया तो अब जैसे ही आपका 20 के पास गया, आप उसको सेल कर दो, तब तक आपकी रिव्यूज़ की जो वैल्यू है वो भी डिवैल्यू हो चुकी होगी, तो आप अपने उस हिसाब से इसको सेल आउट कर दो, ताकि आपका नुकसान ना ज़्यादा हो। होता है, स्टॉक मार्केट है भाई। देखो मैं पहले ही उस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन एक स्टॉक ने इतना डिविडेंड दिया है, उसके पीछे कुछ साइंस हो सकती है, और वो साइंस बाद में लोगों को पता लगी जब लोगों ने उठा लिया। और फिर वो यही कह रहे थे माल चुपका के चल गया, चुपकाना उनका काम था, और हमने डिविडेंड लेना था। अब डिविडेंड आएगा ना जब, तो हम फ़ायदा उठाएंगे। इवन कि जब मैंने कॉल भी की उसको, ब्रोकर को, उससे मैंने कहा कि मुझे डिविडेंड की बेस में मैं उठा रहा हूँ, तो उसने कहा ज़्यादा ना उठाई, क्योंकि ये कंपनी की हिस्ट्री है, ये पिछले 5-6 साल से ऐसे ही कर रहा है। ये अचानक एक बड़ा डिविडेंड देता है और ये फिर एकदम से बैकआउट कर जाता है, मतलब कि फिर ये 1-2 साल खामोश हो जाता है, फिर देता है, फिर खामोश हो जाता है। निशात चूनिया ने यही किया था, आल्टर्न भी यही कर रहा है, और कैपको वैसे एक रेगुलर दे रहा है। कैपको बीच में होल्ड हो गया था जब IPP से मसला बढ़ गया था, और कैपको इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग है इस मामलात में। स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कैपको बहुत पुराना स्टॉक है और ये IPP के पहले से कर रहा है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कैपको का कि ये जब IPPs का मसला नहीं बढ़ा तब से ये मतलब डिविडेंड्स निकालता आ रहा था। बाकी आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, कोई बात नहीं, हो जाता है, स्टॉक मार्केट है, हर दफ़ा छक्का भी नहीं लगता। आउट भी हो जाता है, पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी से आउट हो गया, तो आप लोग तो इधर ही है ना, कुछ नहीं होता। अब आप अपने आप को रिकवर भी कर सकते हैं। जैसा मैं अभी कैपको उठाने लगा तो मुझे मना किया मेरे ब्रोकर ने, कहा अब भी ना उठाई, लेट इट होल्ड डाउन लिटिल बिट, कह रहा 30 के पास आने दे उसको फिर उठाना, क्योंकि कैपको ने
4.5 पे या 4.8 अनाउंस किया। तो मेरा दिल करता है इसको उठा लो, तो मुझे पता लगा कि IPPs का कोई पता नहीं, फ्यूचर कोई नहीं समझ आ रहा। दे देते हैं वो लोग डिविडेंड, क्योंकि इनके पास अपना इतना बड़ा टेक्निकल स्टॉक पड़ा हुआ है, उन्हें रिलीज़ करनी पेमेंट, उनके पास पैसे हैं। जिसके पास पैसे हैं तभी तो दे रहे हैं ना। अब कुछ कंपनी लालच में नहीं दे पाती, उनकी रीज़न्स ये भी है कि उन्होंने कुछ फ्यूचर के साथ सोचा होता है कि जी हमने अभी अपने प्लांट्स एक्सटेंड कर रहे हैं, हमने अपने बढ़ाना है बिज़नेस को, तो ये मसले हैं। इसलिए मैंने आल्टन का कहा था कि डिविडेंड एक बहुत डायरेक्ट मिल रहा था, छक्का लग रहा था, उस छक्के को उठा देते। तो ये मसले हैं, बाकी नाराज़ ना हों आप लोग, उदास ना हों, होता है लाइफ में, ऐसे ही छक्के लग जाते हैं।